अब हम लोग जान लेते हैं, तो मोटा मोटी ये हो गया। अब तीसरा क्या है, तो जब कोई व्यक्ति को पता चलता है कि कोई बीमारी हुआ, कौन सी बीमारी, नोटिफाइंग डिजीज, तो सूचना देगा, इसको देगा, इन लोगों को देगा, कितना दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, ठीक है। और किस फॉर्म में देगा, फॉर्म 5 में, उसी में उसका वर्कर का नाम, पता वता सब लिख के भेजना होता है, किस डिजिग्नेशन का है, कितना दिन से काम करा नहीं करा, सारा डिटेल्स उसमें भरना होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी सारा टॉपिक, सारा का सारा सेशन नोटिफाइंग डिजीज से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ बाबू, ध्यान सुनो, एक टॉपिक है डिजीज से रिलेटेड, खत्म नहीं हुआ है, इसमें और है। जितना भी मैकेनाइज्ड मैच होता है ना, उसमें क्या होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड बनाना होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड क्या है, इस पर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, क्लास चलेगा अभी, क्लास खत्म नहीं हो रहा है, कहीं जाना नहीं, अभी ध्यान से क्लास करो। देखो, ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड, ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड, OCCU, ठीक है। सर्वेइंग पढ़ा दीजिए सर, कुछ बच्चा का है डीजीएमएस 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। 2021 का डीजीएमएस का भी सवाल आया है, और क्या है, माइंस एक्ट का फॉर्मेट अंडर विच एक्ट, तुम्हारा बेवो सवाल पढ़ते पढ़ते रह गया था। माइंस एक्ट फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट ऑफ माइंस एक्ट सेक्शन 12, आंसर। सर ये क्वेश्चन लिखवाए थे आप कल, इसको क्लियर कर दीजिए। यही ऑक्यूपेशनल डिजीज वही है जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, नोटिफाइंग डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, पहले लिखो ना। अच्छा, माइंस एक्ट कल हम ऐसा लिखवाया था क्या, फॉर्म अंडर विच एक्ट, माइंस एक्ट नहीं होगा, कमिटी होगा। अगर माइंस एक्ट लिखो ना, फॉर्म अंडर विच एक्ट, वहां कमिटी कर लो, वहां पे कमिटी कर लो। अगर मैं ऐसा सवाल लिखाया हूं कि माइंस एक्ट फॉर्म अंडर विच एक्ट, अगर ऐसा लिखा है तो वहां पे लिख के कर लो कमिटी, कमिटी होगा बाबू, COMMI मुझे याद है सवाल अभी भी, वो किताब का सवाल था, कमिटी लिखा हुआ था। हो सकता है मेरा ध्यान, बाबू रो रहा था बार बार तो उसके कारण मेरा ध्यान उधर चला गया हो, तो वहां पे क्या होगा, कमिटी होगा, कमिटी फॉर्म अंडर विच एक्ट वो होगा, ठीक है। कमिटी फॉर्म अंडर विच छोटा होगा तो वो होगा सेक्शन 12, ठीक है, वो सवाल उसका होगा, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, कल वाला जाकर वहां कमिटी कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कमिटी कर लेना, ठीक है, मेरे से गलती हुआ होगा, ठीक है। चलो अब लिखो, अब इसके बारे में लिखो, ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड, ऑक्यूपेशनल डिजीज, डिजीज बोर्ड, ये क्या होता है, BOARD, ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड। देखो, जो मैकेनाइज्ड माइंस होता है ना, उसमें क्या होता है, एक ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड बनाने के बारे में बात किया गया। ऑक्यूपेशनल डिजीज मतलब जैसे तुम अभी देखे, वो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज में आएगा। अब उसके अलावा भी कुछ बीमारी है जो ऑक्यूपेशनल डिजीज से संबंधित है, जैसे मान लो किसी का आंख खराब हो गया, किसी का कुछ उस तरह का बीमारी हो गया, मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है और काम करते करते उसका मतलब कोई इफेक्ट उसको पड़ा है, इस तरह का जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। जैसे कुछ और बीमारी का नाम है, जैसे बैंक में काम करने वाला व्यक्ति, जो क्लर्क है, जो जो कंटिन्यू कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा है, उसको आंख खराब हो सकता है, उसको कंटिन्यू बैठे रहने से कमर के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, घुटना का पेन हो सकता है, रेगुलर चल नहीं रहा तो एक तरह से हेडेक हो सकता है। तो जो ऑक्यूपेशनल में जो व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है, उसको किसी ना किसी तरह बीमारी हो सकता है। किसी व्यक्ति को एकदम दुनिया भर का स्ट्रेस है, एक तरह से पागलपंती उसमें आ जाएगा, घर में भी जा रहा है तो उसी तरह झगड़ा कर रहा है, इस तरह से माइंस में झगड़ा कर रहा है। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज ना स्वाभाविक रूप से कहीं हर जगह पे किसी ना किसी व्यक्ति को हो सकता है, जो उस ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड, कोई भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज बोला जाएगा, ठीक है। तो ये कहां बनाएगा, किस माइंस में बनता है, ये वेयर लोकेशन क्या होता है, कहां पर बनेगा, ये वेयर कहां पर बनेगा, ये A नंबर पॉइंट, ये बनेगा, ठीक है, एवरी मैकेनाइज्ड माइनिंग कंपनी, एवरी मैकेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड माइनिंग, हर एक मैकेनाइज्ड माइनिंग कंपनी में इसको बनाया जाएगा, ठीक है, कंपनी। कल नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल्स में पढ़ाएंगे, फिलहाल तुम इसका आराम देख लो, ये बनाएंगे, ठीक है। अब बोर्ड में कौन कौन होगा, B नंबर, बोर्ड कंस्टिट्यूट, ठीक है, इतना समझ के रखो, बोर्ड कंस्टिट्यूटिंग, देखेंगे अगर लगेगा कि हाँ इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट है तो फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, नहीं तो छोड़ देंगे। इसमें क्या क्या होगा, A नंबर 1 रेडियोलॉजिस्ट, एक रेडियोलॉजिस्ट होंगे, 1 ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन, 1
ऑक्यूपेशनल हेल्थ हेल्थ फिजिशियन। नेक्स्ट तीसरा क्या होगा, वन जनरल फिजिशियन। ये सब मैकेनिकल टर्म है यार, उतना हमको पता नहीं। ठीक है, आप भी इसको याद रखोगे, मैंने इसको याद किया है। एग्जैक्टली किसका क्या ड्यूटी होता है, नॉर्मली पढ़ने से थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है क्या क्या बोला जा रहा है, लेकिन डिटेल्स नहीं पता। जैसे पहला क्या बोला, वन रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट मतलब वैसा व्यक्ति जो रेडियो एक्टिव चीज से रिलेटेड अध्ययन किया हो, जो रेडियो और मेडिकल दोनों से जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे तुम्हारा तुम्हारा क्या हो गया, जैसे रेडियम हो गया, ठीक है, तुम्हारा रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इस तरह का। वन ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन चाहिए, और जनरल फिजिशियन जो होता है, जो आपके आसपास जो डॉक्टर मिलता है, वो मोटा मोटी इन लोगों से बोर्ड मिलकर बनेगा, और ये मेडिकल बोर्ड एक रहना चाहिए हर मैकेनाइज्ड माइंस में। अब इसके बारे में और बाकी जो चीजें हैं, जो इफेक्ट वगैरह है, हम लोग कल का क्लास में कल पढ़ेंगे। लेकिन कुछ सवाल बच्चा लोग का मन में हर बार रह जा रहा है, अधूरा रह जा रहा है। कुछ बच्चे लोग हमेशा कुछ पूछना चाहता है हमसे, लेकिन हम जवाब नहीं दे पाते। आज का टॉपिक को मैं सोचा हूं कि उन लोगों के लिए डेडिकेटेड किया जाए जो बच्चे क्लास में मौजूद है। पहले उन लोगों का सवाल जो है दुविधा है, आप सवाल अपना भेजो, मैं आपके सवाल को लूंगा। सर राहुल का है घर पर लड़ाई, निस्टिग्मस। हाँ वो हम लोग पढ़ेंगे, निस्टिग्मस के बारे में पढ़ेंगे, ग्लेयर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हीट स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट क्रैम्पस के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरमेक्सिया पढ़ेंगे, सारा बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। अभी टाइम है उसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल ही करा दूंगा। सर डीजीएमएस 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए सर कल। कल नहीं, सोच रहा हूं मैं परसों करूं, क्योंकि ये जो बीमारी वाला है ना, नोटिफाइंग डिजीज वाला, खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी रह गया। तो मेरे मन में एक अधूरा चीज छोड़ना अच्छा नहीं है। कुछ टॉपिक इसमें है, इसको हम लोग कल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। बीमारी से बचने का कोई उपाय सिंपल है, प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। डस्ट से बचना है तो डस्ट मास्क वगैरह लगाकर रखो। ज्यादातर डस्ट में सीधा एक्सपोजर मत हो जाओ, वाटर स्प्रे करके जाओ। अगर शॉर्ट फायरिंग दिया है तो ब्लास्टिंग के बाद तुरंत मत घुस जाओ, थोड़ा वेट करो। इन सब चीजों को इस्तेमाल करो ताकि ज्यादा बेहतर हो। सर सीएमआर 2017 कब शुरू होगा? सत्यवान सीएमआर 2017 जब हम लोग लगभग एक्ट बाकी चीजें खत्म हो जाएगी, इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। पीडीपीटी ट्रेनिंग, पीडीपीटी ट्रेनिंग करना है डब्ल्यूसीएल माइनिंग नागपुर, राजकुमार राम कुमार। पीडीपीटी ट्रेनिंग करना है, किसी को करना है तो उसके बारे में तो नेट्स में देना होता है ना, आजकल तो नेट्स के थ्रू ही जाना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या लिखे हो यार, एसआर, ASSESOR, देखना पड़ेगा। गुड़ खाओ, एकदम सही बात है। बहुत लोग सजेशन देते हैं, वो गुड़ खाने से ना डस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ये होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड क्वेश्चन कैसे होता है सर? रितेश शर्मा। देखो सेल का जो क्वेश्चन होता है ना, एक बच्चा लास्ट टाइम निकाला है वो, उससे मैं बात करूंगा, उसका सारा चीज के बारे में पता करूंगा, फिर मैं बता पाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक के बाद सर माइंस का क्या है, सर्वे करवा दीजिएगा। रजनीश प्रजापति। सर्वेइंग के बारे में प्रॉमिस नहीं करता हूँ रजनीश, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ पार्ट है, उस पार्ट को करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कोशिश करूंगा सर्वे का जो बेसिक क्वेश्चन है वो जरूर कंप्लीट करवा दें, वो एग्जाम तक तो जरूर कोशिश हो जाएगा, ठीक है। सिलिका क्या है? सिलिका एक तरह का डस्ट है, सिलिका से ही बालू बनता है, बालू सिलिका से ही बालू बना है ना, सिलिका बोलते हैं उसको, SiO2 फॉर्मूला होता है उसका, सिलिका ऑक्साइड SiO2, ठीक है। नेट में सर्च करोगे इसके बारे में और डिटेल से मिलेगा। एक तरह का डस्ट भी होता है ना, बालू में जो चमका चमका चीज दिखता है, उसी को सिलिका बोलता है। क्या है यार तुम्हारा, और क्या बालू को ही लगोता है यार, क्या स्टील हो गया, नेट्स हो गया। हाँ, एक्ट के बाद देखता हूँ उसके बारे में, WCL PDPT की। सर सर्वे के बारे में प्लीज टाइम दीजिए, जरूर दूंगा, है ना। सर्वेइंग वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लास करना पड़ेगा ना, बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन 8 था, 10 हो गया। हाँ, न्यू एक्ट वाला बुक में ऐड होगा या नहीं? देखो न्यू एक्ट वाला बुक में मैं बोल नहीं सकता, ऑफिशियल गेजेट देखोगे वहां पर मिलेगा। वही सर बेसिक क्वेश्चंस के लिए, हाँ हो जाएगा रजनीश, अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा, टेंशन मत। क्लास के क्या लिखे हो, क्लास का डेट 22 वाला 23 वाला लिखा दिया है सर, ठीक कर दीजिए। वो नहीं हो पाएगा ठीक, दो डेट एक जैसा है ना, वो हो गया है, जो हो गया डेट वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा। सिस्टम में वैसा ले लिया, सिस्टम को नहीं बदल सकते आप।
मैंगनीज पॉइजनस के इफेक्टेड ऑर्गन में क्या लिखे थे सर? नहीं लिख पाए थे। अनिश का सवाल है, मैंगनीज पॉइजनस में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है? नर्व्स ना, नर्व्स इफेक्टेड होता है सर। वॉल्यूम ईएमटी 1, 2 एंड 3, DEI आपका रोल नंबर जो है 4E1। देखो जब हम लोग क्लास में जो भी चैप्टर आप करोगे ना, एक बात मैं समझा देता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा एक सवाल का मैं जवाब दे दूंगा, थोड़ा रुक जाना, आप लोग मैसेज जो कर रहे हो। जो बच्चे क्लास में मौजूद है ना, उनको इस बारे में पता होगा। माइंस, मैं इस सवाल का जवाब लेता हूँ कि वॉल्यूम 1, 2, 3 और रेगुलेशन के बारे में सवाल को मैं लेता हूँ, पहले बाकी लोग सवाल देख लेता हूँ। एक्ट के बाद रेस्क्यू रूल देखता हूँ सर। माइंस एक्ट केवल गवर्नमेंट माइंस में लागू होगा या फिर प्राइवेट माइंस में? सब जगह, ठीक है, सारा जगह लागू होगा सर। इस बार का एक क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन था सर, क्वेश्चन नंबर 9। आप सवाल भेजना, उसके बाद मुझे याद नहीं क्वेश्चन नंबर 9 क्या था। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 9 बोल रही है। अब देखो क्लास में जो बच्चे पुराने उन सब बच्चों को पता होगा हम लोग का पढ़ाने का तरीका कैसे। बच्चे लोग सिर्फ यस और नो करके रिप्लाई दे देना। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मान लो हम लोग वेंटिलेशन पढ़ लिए, सपोर्ट पढ़ लिए या फिर मेथड पढ़े हो आप लोग, है ना, उसको पढ़ने के बाद फिर अलग से भी अदर्स जो किताब है, चाहे वो जैसा डीजे दस में वॉल्यूम 1, 2, 3 है, नो डाउट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर क्या इतना मायने रखता है कि पढ़ना पड़ेगा? क्या उसका कंटेंट सारा कंप्लीट नहीं हो उसमें? बस यस और नो में रिप्लाई देना कि हाँ सर, ऐसा नहीं लगता है कि और उसको अलग से भी करने का जरूरत है कि सर हमको अलग से पढ़ना है। जितने बच्चों को लगता है कि सर नहीं मुझे अलग से पढ़ने का जरूरत है, वॉल्यूम 1, 2, 3 पढ़ना पड़ेगा, तो फिर मैं अलग से उस पर जरूर ध्यान दूंगा कि हाँ अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चा पढ़ा है वही रिप्लाई दे। ऐसा ना हो कि सर पढ़े नहीं हो आप डीजे 10 में वॉल्यूम 1, 2, 3 और आंख मूंद के सिर्फ मेरा नोट्स पढ़े हो और वो चीज रिप्लाई दे रहे, मत ऐसा करना। क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोगों का जिसमें रिजल्ट हुआ था, ठीक है, हम लोग का जो रिजल्ट हुआ था लगभग 26.66% हुआ था। ठीक है, सबसे हैरत की बात है, अभी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देखना, चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग का जो रिजल्ट हुआ था 26.66 हुआ था। इसमें 2 एग्जाम था, ECL भी था और WCL भी था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मजेदार बात यह था कि लगभग 20% स्टूडेंट का सिलेक्शन ECL में हुआ था और 6 से 7% स्टूडेंट का सिलेक्शन तुम्हारा WCL में हुआ था। सबसे मजेदार बात यह है 20% ECL में। और सबसे अजीब बात यह था कि हमने कोई EMT, ECL में सारा सवाल EMT से आया था, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी से आया था, EMT से आया था। ठीक है, हम कोई अलग से EMT नहीं पढ़ाए थे। जो मेरा कंटेंट था, जो भी हम पढ़ाए थे, बस वही पढ़ के बच्चा गया था, उसी से वो सारा सॉल्व किया और वो 20% बच्चों का सिलेक्शन ECL में डायरेक्ट हुआ, वो भी 4 महीने का कोर्स करने के बाद। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है बाबू कि जो कंटेंट, जो भी सिलेबस जो बनाया गया है, जो कुछ भी आपको क्वालिटी, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, दैट वाज सफिशिएंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। वो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, भ्रम से निकलना पड़ेगा। आप कभी भी किसी चीज को ना किसी बेस पे रख के आप नहीं तोल सकते। उदाहरण के लिए तौर पे मैं कुछ उदाहरण देता, आपको याद आएगा। 2017 जब आया था, 2017 में जब नया WCL जब एग्जाम लिया था, उस समय बच्चा के मन में एक ही था सवाल कि सर 18 में जो एग्जाम हुआ था, माफ करना 18 में, सर CMR जो 2017 पढ़ा रहा उसी के पास पढ़ेंगे, वही पढ़ाई वही मैं करूंगा। 2019 में जब नॉन टेक्निकल इंट्रोड्यूस किया गया था, बच्चे लोगों के दिमाग में गया नॉन टेक्निकल जो पढ़ाएगा उसी के पास पढ़ेंगे, जो सब्सिडरी रिलेटेड पढ़ाएगा उसी के पास पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह तीसरा जब पॉइंट, जब इस तरह से कुछ बदलाव किया गया, तो हर साल सिलेबस में बाकी चीज में ना कुछ बदलाव होता है और हम लोग भेड़ बकरी की तरह उसको फॉलो करते हैं। आज की डेट में नॉन टेक्निकल के बारे में कोई बात नहीं करता, आज की डेट में CMR 2017 को लेकर कोई बात नहीं करता है। आज के डेट में कोई भी नहीं बोलता सब्सिडी रिलेटेड जो MCQ पढ़ाएगा उसके पास पढ़ेंगे। उसी तरह जो EMT तुम कर रहे हो ना, ये चला गया। EMT वॉल्यूम 1, 2, 3 जो तुम कर रहे हो ना, ये चला गया टाइम, इसका टाइम था। ECL से पहले पढ़ते तो बहुत काम आता। अब अगर पढ़ोगे EMT वॉल्यूम 1, 2, 3 केवल, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये बात तुम जान कर रखो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का जो कोर्स और कंटेंट है वो EMT वॉल्यूम 1, 2, 3 से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, हर मायने में ऊपर है। देखो EMT वॉल्यूम 1, 2, 3 जो बुक है वो तुमको पता होना चाहिए, बीटेक का बुक है ना, बीटेक में भी वही पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा में भी वही पढ़ाया जाता है, बीटेक का भी वही कंटेंट है। तो जो एग्जाम तुम देने जा रहे हो उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। सो डोंट वरी। और जो बच्चा लोग क्लास किया है, जो बच्चा लोग पढ़ा है, आपसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर नहीं पढ़े हो तो जरूर जाके एक बार खोल के तुम सपोर्ट चैप्टर पूरा का पूरा तुम पढ़ लेना EMT से। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है आप EMT से पढ़ लेना, या फिर जो भी बुक पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ लेना, देख लेना उसमें क्या क्या कंटेंट ऐसा है जो छूट रहा है, और जो लगता है तुमको कि हाँ ये डिप्लोमा में था और जो सर नहीं पढ़ा है, हर एक बात, हर एक पार्ट आपको कवर अप करवाया गया जो जरूरत था। जो अननेसेसरी पार्ट है उसको लीव किया गया, उसको स्किप किया गया है, और जरूरी भी है। देखो बाबू, अगर आप पूरा का पूरा कंटेंट आप बोलोगे कि सर जितना जितना डिप्लोमा में था वो सारा का सारा चीज, बीटेक वाला सारा चीज,
सब पढ़ाइए। तो सिलेबस जो है ना वो 9 महीना का नहीं होगा, इट विल टेक अबाउट 1 ईयर टू 1.5 ईयर, स्वाभाविक बात। मेरे पास मजबूरी है, टाइम फ्रेम भी एक है, ठीक है, और कंटेंट भी है, दोनों चीज को है, फिर भी मैंने बैलेंस करके पढ़वाया। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट एक जरूर करूंगा, जैसे आप बोलते हो ना कि सर माइंस रूल मैंने पढ़ा सारा याद हो गया, आप जरूर एक बार ईएमटी पढ़ना, ईएमटी पढ़ने के बाद देखना। और आप टेंशन मत लो, हम लोग एक अलग से कोर्स को डिजाइन कर रहा हूं मैं, उस कंटेंट में ना मैं ईएमटी वाला पार्ट को अलग से डाल दूंगा, जो पार्ट छूटा हुआ है, ठीक है, जो भी पार्ट छूटा हुआ है, जिसमें मान लो कि मैंने सपोर्ट पढ़ा या फिर मेथड पढ़ा है, उसमें एक पार्ट छूट गया, तो उस पार्ट को अलग से मैं उसमें सम्मिलित कर दूंगा, तो आपका होगा नहीं। और जो बच्चे नया ज्वाइन किए गए, जैसे मान लो कुछ बच्चों नया ज्वाइन किया, जो बच्चा अक्टूबर में ज्वाइनिंग किया, नवंबर में ज्वाइनिंग किया, उसका क्या होगा? वो 10 दिन से क्लास कर रहा है, 20 दिन से क्लास कर रहा है। उन बच्चों के लिए बाबू देखो, आप लोग के लिए 9 महीना का टाइम है, जैसे ही आपका 4 महीना प्लस खत्म होगा, जो ई बैच जब खत्म होगा, जब नया बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें वो कंटेंट के साथ ही मिलेगा। तो डोंट वरी, आप तो अभी स्टार्ट किए हो, है कि नहीं? आप तो अभी स्टार्ट किए हो चलना, आपके पास तो 9 महीने का समय है। आप तो 9 महीना बाद, 9 महीना तक तो टाइम दोगे ना मुझे, उस समय तक जो कंटेंट ईएमटी वाला हो जाएगा। और रहा सवाल रेगुलेशन का, तो जो बच्चे जो क्लास कर रहे हैं उसको पता है कि जो चैप्टर हुआ है रेगुलेशन उसके साथ कवर करवाई दी जाती है। जैसे आप सपोर्ट पढ़ोगे तो सपोर्ट का जितना भी रेगुलेशन है सपोर्ट में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर में, वेंटिलेशन का वेंटिलेशन में खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ है ना? अब इसमें यस और नो क्या कहना है आप लोगों को? ऐसा हुआ है कि नहीं? जो चैप्टर पढ़ा है उसमें ऐसा हुआ है कि नहीं? सर हमको ऐसा हुआ है। तो जो चैप्टर जब पढ़े हो तो उसके साथ ही वो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो जब जो चैप्टर होगा माइंस रेगुलेशन उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेगुलेशन है जो बच जाते हैं, नोटिस ऑफ डिजीज, नोटिस वाला हो गया सारा का सारा कंटेंट, मिसलेनियस टॉपिक्स हो गया, या फिर मान लो तुम्हारा तुम्हारा अपॉइंटमेंट के बारे में हो गया, किसमें कितना व्यक्ति पे किसको अपॉइंट करना होता है, ये सारा टॉपिक को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, कर लेंगे, डेफिनेशन वाला पार्ट अलग से कर लेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा। गंगाधर सर हम तो आंख मूंद के सिर्फ और सिर्फ आपका ही नोट्स पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। तुम क्लास में जो बच्चा मेरे ऊपर भरोसा करके पढ़ रहे, देखो क्लासेस में बहुत बच्चों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, ठीक है, बहुत बच्चों को भरोसा है। आप अपना गुरुत्व को अगर जानना चाहते हो ना, तो आप किसी भी अपना क्लासमेट से, अपना सीनियर से, या फिर जो 2-3 साल से तैयारी कर, आप उनसे कोई भी टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन करो, उनसे कुछ सवाल पूछो और उनको भी बोलो सवाल पूछने के लिए, आपको पता चलेगा आपकी गहराई क्या है। जब तक आप उतरोगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगी। उनसे भी थोड़ा जानकारी लो। जैसे अभी सिलेबस का 40-50% हो गया, जो जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, आप उनसे बातचीत करो। आपको इस बात का जरूर एहसास हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है और आप केवल 3 से 4 महीना से मेरे पास पढ़ रहे हो, आपका जो नॉलेज है उनसे कम नहीं है। और कोई ऐसा आदमी जो 2-2.5 साल से पढ़ रहा है, आपका जो नॉलेज होगा उससे बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात कि जितना मैंने 3 से 4 महीने में आपको पढ़ा दिया ना, अगर दूसरा जगह कहीं पर भी तैयारी करोगे ना, इट विल टेक्स मोर देन 1 ईयर के आसपास लग जाएगा, उतना अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, स्वाभाविक है। आप करके कहीं पर भी, कोई भी दोस्त है कोई भी, आप जाके पूछ के देखो, बात करो, आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि हाँ मेरा तैयारी जो है बेस्ट है, अपने स्तर पे जितना मुझे टाइम दिया है उस टाइम को मैं प्रॉपर यूटिलाइज किया हूँ टिल, ठीक है। और रहा सवाल आप लोगों का क्या कि सर जो आपका क्या बोलते हैं, आपका माइंस रेगुलेशन का, तो रेगुलेशन का हम लोग इस तरह से करेंगे, और जो ये चीजें हैं हम लोग इस तरह से करेंगे। और जो हम लोग चैप्टर से मान लो डस्ट फायर इनंडेशन पढ़ेंगे, तो तुमको अलग से रेगुलेशन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डस्ट फायर इनंडेशन को इतना अच्छा समझाया जाएगा ना कि आप चैप्टर याद भी हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चले रेगुलेशन उसी में सम्मिलित होकर आपको याद हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा का पूरा रेगुलेशन आप भूल के पी गए, ठीक है ना। जैसे आप अभी रूल पढ़ते हो, रूल का वीडियो देखते हो, आपको लगता है कि रूल अलग से पढ़ने का जरूरत है, आपको लगेगा नहीं कि रूल अब पढ़े हो। माइंस एक्ट जब आप देखोगे वीडियो, तो आपको लगेगा नहीं, एहसास ही नहीं हो कि माइंस एक्ट अब पढ़े हो, जो कि दुनिया जो कि माइनिंग का सबसे टफेस्ट चीज है। आप क्लास का वीडियोस देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि माइंस एक्ट पढ़ रहे हो, आपको लगेगा ये तो बड़ा सिंपल चीज है, ठीक है नहीं। तो ये सारी खास बात है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लास करना होगा। आप लोग जितना भरोसा किए बाबू, सब बच्चा ना बहुत भरोसा किया है। क्लासेस में जो स्टूडेंट्स की संख्या है ना बाकी इंस्टीट्यूशन से तो बहुत ज्यादा है। बाकी लोग मतलब बहुत कम टाइम में बच्चों लोगों ने भरोसा किया है, और उस भरोसा को देखो मैंने भी कायम रखने का पूरा कोशिश किया हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं वो करता हूँ, ठीक है ना, जितना भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट साल का मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, ये बात मेरी मिसेस को भी अच्छे से नहीं पता है। डेट था 16 अप्रैल 2000 2022, इसी साल का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। 13 अप्रैल को डॉक्टर के पास, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, हाँ 13 अप्रैल। ईसीएल का एग्जाम कब था कोई मुझे बता सकता है? 15 अप्रैल को ईसीएल का एग्जाम कब था, कोई मुझे बता सकता है? 17 को था, वेरी गुड, 17 को था, ठीक, 17 डेट था, ठीक है।
13 अप्रैल को हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, मिसेस एडमिट थी, मतलब प्रेग्नेंट थी और बेबी होने वाला था, डॉक्टर के पास गए थे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 13 तारीख को बोले डॉक्टर कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, सिचुएशन ये है, लेकिन डेट थोड़ा दिन ज्यादा दिया हुआ था। इतना बड़ा हम रिस्क लिया ना, जीवन में ऐसा रिस्क कोई लेगा नहीं। सबसे अजीब बात ये है, मतलब डॉक्टर बोला एडमिट करना है, घर में बातचीत किए, घर वाले बोले नहीं ऐसा दिक्कत नहीं, मिसेस जी बोले नहीं वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और मैं रिस्क ले लिया कि चलो ठीक है, एग्जाम है 17 तारीख को, 2-3 दिन बच्चा लोग को तैयारी करवा देंगे, 15-16 तारीख को एडमिट हो जाएंगे, चलो ठीक है, उसके बाद जो होगा सब सही। इतना बड़ा रिस्क ले लिया, डॉक्टर का बात हम नकार दिए क्योंकि बच्चों लोग एग्जाम था। और सबसे अजीब बात, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, उस चीज को तुम अंदाजा नहीं, 44 डेज उस चीज के चक्कर में ना। 16 तारीख को बाबू का जन्म हुआ, 16 तारीख को रात में, और 16 तारीख के बाद से वो कंटिन्यू एडमिट रहा टिल, हमको लग रहा 44 डेज के आसपास वो आईसीयू में भर्ती था। ठीक है, 44 डेज आईसीयू में भर्ती था। जो पुराने बच्चे होंगे, जो बच्चा क्लास करता होगा, जो पुराना वाला बच्चा, वो जरूर इस बात को जानता होगा कि ये मतलब ये रियल घटना या फेक है। 44 डेज आईसीयू में भर्ती था, कोई ऐसा बड़ा नहीं करेगा। और ये कहीं ना कहीं ये ब्रेन में प्रेशर था मेरा कि ईसीएल का एग्जाम होने वाला है, तो ईसीएल तक बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाना है ताकि उसका रिजल्ट हो जाए। ये था सोच कि पढ़ाना है, उसका रिजल्ट हो जाए। और कोई भी मतलब दुनिया का मतलब कोई बाप ऐसा रिस्क तो नहीं लेगा, मतलब मैं जितना गिरा हुआ काम किया उस टाइम, उस बात का मुझे अभी भी एहसास होता, तो मैं सोचता हूँ मेरी मिसेस को इस बारे में पता नहीं ज्यादातर। मतलब मेरे अंदर था कि नहीं एडमिट करना, चलो ठीक है नॉर्मल था, लेकिन अगर एग्जाम नहीं होता तो मैं एडमिट कर देता कि हाँ चलो ठीक है, डॉक्टर बोल रहा था एडमिट कर देना चाहिए जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं दो तरह था, दो तरह का विचार आया कि मिसेस से बोल रही है सब चीज नॉर्मल है, चलो अभी ठीक है, और इस साल का एग्जाम भी नहीं है होने वाला है, तो चलो 1-2 दिन का टाइम मिल जाए उसको पढ़ाने के लिए। और सबसे अजीब बात है, 16 तारीख तक हम बच्चे लोग को, मतलब 16 तारीख का सुबह तक बच्चे लोग को फोन में बात की और क्लास तक लिए, जो बच्चे लोग को नीड था कि सर हमको बताइए सर। 15 तारीख तक हम समझाएं उन लोग कैसे करना, ऐसे करना। 16 तारीख को मिसेस को एडमिट करवाएं और 16 तारीख का तक सुबह सेकंड हाफ तक हम बच्चे लोग को समझाएं कि हाँ ऐसे, ये सवाल का जवाब ये होगा, इसका ऐसे करना, ऐसे करना। इमेजिन करो, और 16 तारीख को रात में एडमिट हुआ, 17 तारीख को बच्चे लोग एग्जाम देने के लिए गया, और जब वो लोग आता है उन लोग को पता चलता है कि ऐसा खबर। ठीक है, सब बच्चे लोग शौक थे कैसा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा बात है ना, मेरे अंदर ना बहुत अजीब चीज है पढ़ाने के प्रति, एक पेशेंस जो बोलोगे ना, पढ़ाने के प्रति जुनून जैसा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, इतना जुनून भी नहीं होना चाहिए कि हाँ कि बच्चा को छोड़ दिए या फिर ये हो रहा है, ये उचित नहीं है। कभी कभी मैं इस बात को सोचता जरूर। खैर ठीक है, तो मेरे से जितना बेस्ट हो पाएगा ना, हर बार की तरह जितना हो पाएगा मैं उतना देने का प्रयास करूंगा। बस क्लास के साथ जुड़े हुए रहो। ठीक है, आपको समझ में आ ही जाता होगा हमेशा जब क्लास करते होगे, तो क्लास का टाइमिंग देख के आपको तो एहसास हो ही जाता होगा कि क्लास का टाइमिंग देख के मैं कभी घड़ी देख के नहीं पढ़ाया कि हाँ भाई चलो 1.5 घंटा हो गया, चलो जाओ जाओ घर जाओ, छुट्टी छुट्टी, ऐसा कभी नहीं होता। कंटेंट खत्म करना, बच्चों लोग को पूरा समझाना ही ड्यूटी होता है। तो आप लोग जितना मेरे पर भरोसा किए बाबू, उस भरोसा को तुम जितना भरोसा किए उससे 10% एक्स्ट्रा ही मैं उस पर कायम करूंगा। ठीक है ना, इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहना। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट टू स्वीट ड्रीम ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कल है, कल हम लोग देखते हैं कल क्या करना है। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।